Hello, my dear students. I am Prabhavi Mishra, your science teacher, and welcome to our channel NCERT Best Notes with Prabhavi ma'am and Pradyumna sir. ये चैनल बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं बट उन्हें अच्छे से नोट्स बनाना नहीं आता है या फिर वो कोई महंगे महंगे सॉल्यूशन बुक या नोटबुक्स नहीं ले सकते हैं, तो उनको मैं बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। आपको हर चैप्टर के प्रॉपर एक अच्छे नोट्स मिलेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल है और उन बच्चों के लिए भी है जो महंगी महंगी कोचिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। मैं साइंस पढ़ाऊंगी एंड प्रद्युम्न सर आपको एसएसटी एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। एंड मैं जो बच्चे कहीं और कोचिंग नहीं कर सकते उनको मैं पूरी तरीके से एश्योर कर देना चाहती हूँ कि आपको सभी नोट्स बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में हर एक चैप्टर के बेस्ट नोट्स मिलेंगे। ये आपको इसके बाद किसी और रेफरेंस बुक, किसी और सॉल्यूशन बुक या किसी और बुक, इवन एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, let's start with chapter 1 of class 8 crop production and management. Okay. एनसीईआरटी में सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बूझो एंड पहेली से। आपके माइंड में भी बूझो एंड पहेली यानी कि हर एक चीज को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब भी कोई चीज देखते हैं तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बूझो एंड पहेली अपने अंकल के घर जाते हैं तो उनके अंकल गार्डनिंग कर रहे होते हैं, तो वो कई सारे टूल्स का यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले खुरपी आपने देखी होगी, मिट्टी को पलटने के लिए या खोदने के लिए यूज की जाती है। सिकल, हसिया इस शेप की होती है, ऐसी कुछ इस तरीके की होती है हसिया, जिसको दराती भी बोलते हैं। शॉवेल मीन्स बेलचा भी आपने देखा होगा, जमीन खोदने के लिए यूज किया जाता है। प्लाव मीन्स हल, जुताई के काम आता है। ऐसे बहुत सारे आगे भी आएंगे टूल्स, जैसे हार्वेस्टर है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर फूड। किस लिए फूड की जरूरत होती है? पहली बात तो सारे ऑर्गेनिज्म्स को फूड की नीड होती है। किस लिए? एनर्जी के लिए। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप नोट्स बनाइए क्योंकि आगे आपको ये हेल्प करेगा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम 2 टाइप्स के होते हैं, उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Those organisms are known as autotrophs. ये किस तरीके के होते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं? पहले या तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं। या दूसरे टाइप के होते हैं कीमोसिंथेटिक, ये मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं। ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। एल्गी, मोस्टली ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया। दूसरे टाइप का होता है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो मीन्स अदर, जो अपना फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। मोस्टली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में कई टाइप्स के होते हैं, जैसे पैरासाइट्स। एक ऑर्गेनिज्म को जब हार्म हो और दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे फूड ले रहा है या नरिशमेंट ले रहा है, तो ये वाली जो रिलेशनशिप होती है इसे पैरासिटिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइस यानी जू, बेडबग यानी खटमल, कस्कुटा या अमरबेल वो होती है जो प्लांट्स पे रहती है। दूसरे सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रो का मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, जिसे मशरूम भी कहते हैं, वो जो फफूंद होती है वो सेप्रोट्रॉफ होती है क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेती है। तो हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स। हम सब भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, इसलिए। फंजाई, जिसे मशरूम भी कहते हैं, मशरूम सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये हेटेरोट्रॉप्स के हैं। अब यहाँ से यू हैव टू टेक स्पेशल अटेंशन। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ये चीज, व्हाई वी हैव टू ईट फूड। फूड हमें क्यों नीड होती है खाने की,
वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, आपको भी अंडरलाइन करना है जैसे मैंने किया है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। दैट एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। उस एनर्जी का यूज करके हम बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन, इन सब के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। वी गेट, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी हैव टू ईट फूड, तो आपको आंसर यहाँ तक लिखना है पूरा। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है, एनिमल्स से भी, या दोनों से मिलता है। फ्रॉम प्लांट्स, जैसे प्लांट से क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स, जैसे व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, सेरेल्स, सेरेल क्रॉप्स होती हैं कई सारी। पल्सेस, इट मीन्स दलहन कुल के दालें, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से क्या क्या मिलता है? एग्स, मीट, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, ये फिश से मिलता है। घी, चीज, बटर एटसेट्रा। कई सारे ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल या लिंसीड ऑयल, वो प्लांट से भी मिलते हैं। ओके, तो अब ये एग्रीकल्चर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले जो लोग थे वो नोमैडिक यानी घुमंतु थे, इधर उधर घूमा करते थे। वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो फूड या फिर रहने के घर की तलाश में इधर से उधर घूमा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हंट एनिमल्स फॉर मीट। तो वो क्या खाते थे? वो कच्चे फल या सब्जियां खाते थे, या वो जानवरों को मारकर उनका कच्चा मीट खाते थे। लेटर दे स्टार्टेड झूम खेती, इसी को ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, वो मतलब एक जगह पे जैसे उन्होंने गेहूं उगाया, फिर वो सारा गेहूं काट लिया, उसके बाद उस पूरी फील्ड को जला करके फिर वहां से शिफ्ट हो गए, कहीं और रहने लगे। वहां उन्होंने खेती की, वहां जला दिया, वहां से कहीं और रहने लगे। इसलिए से स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो जब ये स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने बस्तियां बसानी शुरू की और ऐसे ही करके एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रॉप। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी होता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज कि आपको मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, और अगर आपको हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज क्रॉप? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called as crop. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है called as। अगर किसी एक, जैसे ये एक एरिया है, एक टाइम में यहाँ पे जितने भी मैं प्लांट्स लगा रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, वो सब अगर एक ही फसल के हैं। जैसे अगर मैंने एक वीट का प्लांट लगाया तो यहाँ पे सारे प्लांट वीट के ही लगाए हूँ किसी एक टाइम पे, तो उसे कहते हैं क्रॉप। ठीक है, बड़े स्केल पे किसी प्लांट को ग्रो करना। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ वीट। जैसे वीट की क्रॉप का मतलब है कि इस एरिया में मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं वो सब वीट के ही होंगे। बेटा आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आपको अभी लग रहा होगा कि ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन इससे आपकी एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, और आपके देखिएगा जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी से ही आ जाएंगे, इन्हीं नोट्स से। बाकी मैं आगे करा भी दूंगी। ओके, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। ये आपको पता ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। अब जब हम क्रॉप उगाते हैं तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करती हैं वो होती है वेदर कंडीशंस, लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर क्रॉप के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, यानी एनवायरमेंट में नमी कितनी है। रेनफॉल, बारिश बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या नहीं है। अमाउंट ऑफ सनलाइट एटसेट्रा। किसी प्लांट को कम सनलाइट मतलब कम ड्यूरेशन की सनलाइट चाहिए, किसी को ज्यादा, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री,
सो दीज फैक्टर्स वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत बड़ी सी कंट्री है, आपको पता है जो साउथ में एनवायरनमेंट होता है वो नॉर्थ के अपेक्षा बहुत डिफरेंट होता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग रीजन में उगाई जाती है। जैसे ईस्ट के रीजन में जैसे आप मेघालय वगैरह ले लीजिए, वहां पे टी प्लांटेशन होता है, चाय की क्रॉप ज्यादा उगाई जाती है। लेकिन साउथ में पैडी क्रॉप्स यानी धान की। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सीजन्स के बेसिस पे एनसीईआरटी में 2 टाइप्स की क्रॉप्स दी हैं, लेकिन मैं आपको तीसरी भी टाइप एक होता है वो भी बताऊंगी। खरीफ क्रॉप, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये आगे कंपटीशन लेवल तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक एक लाइन, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ एक क्रॉप का नेम दे करके पूछ लेते हैं ये कौन सी क्रॉप है, तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। खरीफ क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो बारिश के टाइम पे उगाई जाती हैं, ऐसी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। जनरली सोन फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। एग्जाम्पल पैडी, धान आपको पता ही है कि धान उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मेज यानी मक्का, आपने देखा होगा बारिश के बाद में अक्सर भुट्टे वाले भुट्टे बेचते हैं, तो ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। मेज की फसल रेनी सीजन में होती है। सोयाबीन चंक्स आपने देखे होंगे, पानी में आप डिप करके रख दीजिए तो बहुत जल्दी फूल जाते हैं, तो सोयाबीन भी रेनी सीजन में ग्रो कराई जाती है। ग्राउंड नट, जमीन के नीचे, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, जमीन के नीचे होती है इसलिए इसको ज्यादा पानी की। अब ये एक कॉन्सेप्ट मत बना लीजिएगा क्योंकि पोटैटो भी जमीन के नीचे होता है लेकिन वो खरीफ की क्रॉप नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ। कॉटन वो ब्लैक सॉइल में होता है तो ये ज्यादा पानी सोखता है क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है वो लावा सूख करके ही जो जमीन बनती है वो होती है ब्लैक सॉइल, तो इसे भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो ये भी रेनी सीजन में होती है। ओके, रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि खरीफ की रेनी सीजन में होती है या रबी क्रॉप रेनी सीजन में होती है, तो आप याद करिए रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है ना, सोन इन विंटर सीजन। तो हम लोग धूप सेकने के लिए छत पे कब बैठते हैं? विंटर में। इसलिए जो रबी यानी कि जो सूर्य का पर्यायवाची है, ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। रबी की क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो कराई जाती है, जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जाड़ा किस टाइम होता है? अक्टूबर से मार्च तक, होली तक रहता है ना, इसीलिए। एग्जाम्पल वीट, गेहूं आपने देखा होगा जाड़ों में खेत लहलहाते रहते हैं, गेहूं है, सरसों है, पीले पीले खेत, तो ये आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ग्राम, जब आप सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं ना या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उसके बाद चने वगैरह खाते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि विंटर सीजन में मॉर्निंग वॉक करने के लिए जब जाते हैं तो उसके बाद, तो ये आप याद कर सकते हैं। पी, मस्टर्ड, पोटैटो, आलू के पराठे सबसे ज्यादा किस सीजन में खाते हैं? विंटर सीजन में। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये आपको आगे तक काम आएगा। तीसरा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जैद, जिसे हिंदी में जायद की फसल कहते हैं। जैद इज अ शॉर्ट सीजन, ये बहुत शॉर्ट सीजन की क्रॉप होती है, इसलिए एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। ड्यूरिंग समर मंथ्स, ये समर में जब आप नानी के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो वो वाला जो सीजन होता है वो होती है जैद क्रॉप का। ये रबी और खरीफ के सीजन के बीच में होता है, यानी कि कौन कौन से मंथ्स हो गए? अप्रैल एंड मई, इन 2 मंथ्स में जैद की क्रॉप होती है। तो नानी के घर आप लोग जब जाते हैं तो क्या क्या सबसे ज्यादा मिलता है? या गर्मियों की छुट्टियों में वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्कमेलन खरबूज, कुकुम्बर यानी कि खीरे आजकल आप लोग बहुत खा रहे होंगे, वेजिटेबल्स जैसे कद्दू है, लौकी है, एंड फॉडर मीन्स चारा वाली जो भी फसलें होती हैं वो सब जैद क्रॉप में आती हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन में फूड प्रोवाइड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? रेगुलर प्रोडक्शन, बराबर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए क्रॉप का। तो क्रॉप के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कई सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं।
क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन पे आते हैं। इसका जो हर एक पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स या तो शॉर्ट नोट में भी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा क्रॉप प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं इन्हें लिखने को आता है। तो आप उसी तरीके से टू द पॉइंट लिखिए। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं। तो कौन इसे क्या कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, जिन्हें फार्मर करता है। तो उन एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सेकेंड इज सोइंग, जिसे बुआई भी कहते हैं। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ इज इरिगेशन, जिसे सिंचाई कहते हैं। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नंबर 6, हार्वेस्टिंग, जिसे कटाई कहते हैं। नंबर 7, स्टोरेज यानी भंडारण। अब हर एक स्टेप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी पॉइंट वाइज लिखिएगा। ये सॉइल को प्रिपेयर करना ये पहला स्टेप होता है। कोई भी सीड डालने से पहले पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या करते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन विच वी हैव टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को मिक्स करना, उलटना पलटना, ये वाला जो स्टेप होता है इसमें सॉइल को उलटते पलटते हैं। क्यों? द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। रूट्स आपको पता है जमीन में बहुत अंदर तक जाती हैं, तो उनको सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए ना, जहां से एयर एंटर कर सके। अब जैसे रजाई है, रजाई को अगर हम पूरा ओढ़ लेते तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो हम थोड़ा सा रजाई खोल लेते हैं। तो इसी तरीके से सॉइल को जब हम उलटते पलटते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा लूज हो जाती है, जिससे एयर अंदर जाती है और जमीन के बहुत अंदर भी रूट्स को सांस लेने में आसानी रहती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल brings the nutrient rich soil to the tops so that plants can use these nutrients. जब हम सॉइल को बराबर उलटते पलटते हैं तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी, तो वो ऊपर आ जाती है, टॉप पे आ जाती है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स आसानी से उन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर पाते हैं। अभी इसमें एक और पॉइंट है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जब सॉइल लूज हो जाती है तो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म है, ये सब भी वहां पे ग्रो करने लगते हैं। और ये आपको पता है कि ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सॉइल को उलटते पलटते हैं, जिससे सॉइल में जो क्रॉप ग्रो कर रही है उसे सांस लेने में आसानी रहती है। अब एक और शॉर्ट नोट आता है प्लॉइंग पे, या तो प्लॉ और प्लॉइंग, इन दोनों पे शॉर्ट नोट आते हैं, तो आपको लिखना होगा। प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लॉइंग। जब सॉइल को जो उलटना पलटना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? या तो टिलिंग कहते हैं या फिर प्लॉइंग। दिस इज डन यूजिंग अ प्लॉ। प्लाव जो होता है उसे हल कहते हैं। ठीक है, इसका यूज करके ये वाला प्रोसेस होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसको पहले पानी दिया जाता है, उसके बाद प्लॉइंग की जाती है। कई बार शॉर्ट नोट आता है प्लाव पे, तो आपको ये इतना लिखना भी पड़ेगा और आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अभी डायग्राम में दिखाऊंगी। प्लाव्स आर बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। बहुत पुरानी प्राचीन काल से इनका यूज होता है। इनका यूज 4 कामों के लिए होता है बेसिकली। टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिल करने के लिए, जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए भी प्लाव यूज करते हैं। आपको पता है बलराम जी का हथियार जो है वो भी क्या है? हल। रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए भी इनका यूज होता है। एंड टर्निंग द सॉइल। प्लाव्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, ये या तो लकड़ी के बने होते हैं या आयरन के, या इन दोनों का मिक्सचर होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और हॉर्सेस या कैमल्स। इनको 2 बैलों की जोड़ी जो होती है वो खींचती है। और जो रेगिस्तान वगैरह में कैमल्स का यूज होता है इन्हें खींचने के लिए।
इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ये ट्रायंगुलर आपको आयरन की प्लेट दिख रही है, इसको कहते हैं प्लाउ शेयर, ठीक है। और ये जो ये वुडन आपको एक बड़ा सा हैंडल टाइप का दिख रहा है, ये है प्लाउ शाफ्ट, मैंने मेंशन भी किया है। द मेन पार्ट ऑफ प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी होती है, विच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम, ये हो गया प्लाउ शाफ्ट, और नीचे ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये प्लाउ शेयर है, ठीक है। और ये एक बीम है, ये बीम बैलों के कंधे पर रखी जाती है, उनकी नेक पे रखी जाती है जो खींचते हैं। द इंडिजिनस वुडन प्लाउ आर नाउ अडेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज या फिर कल्टीवेटर्स। अब आजकल इन कल्टीवेटर्स का यूज किया जाता है, जो ट्रैक्टर में आपको पता है लगा करके ये जुताई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ह्यूमस, मैंने आपको बताया कि ह्यूमस सॉइल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डार्क न्यूट्रिएंट रिच टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या होता है, ये डार्क कलर का होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो होती है, सॉइल के टॉप लेयर में से कुछ इंचेस तक मोटी लेयर होती है ह्यूमस की। वो जो भी जानवर हैं या जो भी प्लांट की लीफ वगैरह हैं गिर जाती हैं, वो सड़ करके गल करके ह्यूमस बना लेती हैं, एक खाद की तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज सोइंग, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लेसिंग द सीड इनटू द सॉइल इज नोन एज सोइंग। सोइंग किसे कहते हैं, सीड को जमीन के अंदर बोना, उसी को सोइंग कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बुआई कहते हैं। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। अगर हम अच्छा सीड लेंगे तो हमारी क्रॉप अच्छी होगी, इसलिए बुआई करने से पहले हेल्दी और क्लीन अच्छी क्वालिटी के सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग का मतलब होता है जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे, जो ज्यादा अनाज दे, ऐसे सीड्स को फार्मर्स प्रेफर करते हैं। टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, जब सोइंग पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आपको ये पूरा लिखना होगा, टूल्स को जरूर मेंशन करेंगे। ट्रेडिशनल टूल्स जो एंशिएंट टाइम में यूज होते थे या जो पहले या अभी भी जो छोटे स्तर पे खेती करने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनली फनल शेप टूल्स आर यूज्ड। ऐसे इस तरीके का टूल होता था, फनल शेप्ड होता था और उसमें एक लंबी सी पाइप टाइप की होती थी, इसमें कई सारे पाइप्स जुड़े हुए होते थे और जिसका जो एंड होता था वो पॉइंटेड होता था। ये एंड जमीन के अंदर तक जाकर के जमीन में काफी गहराई में सीड को बो देता था, ठीक है। सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, इसमें सीड को डाल दिया जाता था। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। ऐसे कई सारे पाइप्स होते थे, उनका एंड शार्प होता था और उनसे सीड जाकर के जमीन में गड़ जाता था। दीज एंड स्पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, नाउ मॉडर्न टूल, आजकल जो है वो सीड ड्रिल का यूज किया जा रहा है। सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स में सीड ड्रिल को लगा लेते हैं और उससे सीड की बुआई करते हैं। दिस सोज सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो सीड ड्रिल होता है वो ट्रैक्टर में लगाकर यूज करते हैं, इसका आपको फिगर बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। ये आपने देखा होगा गांव में। इसका जो एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि सीड ड्रिल का जब हम यूज करते हैं तो ये सीड को इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस करता है, ठीक है, और एक इक्वल डेप्थ तक जाता है। सीड को गहराई में बोना क्यों जरूरी होता है, जिससे कोई भी जैसे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो सीड को खा ना जाए, इसलिए, और उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। जो सीड ड्रिल होता है इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये होता है
कि ये सॉइल को कवर करता हुआ चलता है। वो ट्रैक्टर में लगा होता है, जैसे जैसे वो इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को बुआई करेगा और प्रॉपर डेप्थ तक लेकर के जाएगा और उसको सॉइल से ढकता भी रहेगा। ठीक है, तो ये मॉडर्न टूल है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, वो सीड को ना खा जाए, इससे प्रोटेक्ट करता है। सोइंग सीड्स बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जब हम किसी भी मशीन का यूज करते हैं तो उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि वो हमारा टाइम भी बचाती है और उसमें मेहनत की कम जरूरत होती है, कम लोग लगते हैं या कम मेहनत की नीड होती है। थर्ड स्टेप इज एडिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। ओके, तो हमें फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करने की नीड क्यों पड़ती है? जब बराबर किसी भी फील्ड पे बराबर खेती होती रहती है तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स यूज कर डालते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से सॉइल में रीगेन करने के लिए या रिप्लेनिश करने के लिए फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स का यूज करना पड़ता है फार्मर्स को। ओके, और भी इसके अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं कि जैसे आपने अभी वीट क्रॉप ग्रो की, फिर उसकी कटाई के बाद में कुछ टाइम के लिए आप क्रॉप को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर जैसे कुछ महीनों के बाद में आप दूसरी क्रॉप ग्रो करिए, तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल रीगेन कर लेती है। या एक मेथड होता है क्रॉप रोटेशन, जैसे अभी आपने वीट की लगाई है, फिर बीच में दलहन कुल का कोई भी पल्स ग्रो कर दीजिए, उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो सॉइल में नाइट्रोजन को रीगेन कर लेती है। तो ऐसे क्रॉप रोटेशन भी एक मेथड होता है, वो यूज किया जा सकता है। तो need of adding fertilizers or manures. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Continuous cultivation से nutrients खत्म हो जाते हैं। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish और regain the nutrients in the soil. Soil में वापस से nutrients को regain करने के लिए fertilizers या manures का use किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपको कोई भी चने का या फिर 2-3 चने ले लेने या फिर मूंग के सीड ले लेने, जो मूंग दाल होती है। ठीक है, 3 बीकर लीजिए, उनमें थोड़ी थोड़ी आप सॉइल डालिए और उसमें आप प्लांट कर दीजिए। चना या मूंग जो भी आपने लिया है वो तीनों बीकर्स में आप प्लांट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसमें आपको वाटर ऐड करना है। अब आप इसे थोड़ा हल्की धूप भी जहाँ पे आती हो और डेली थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए आप छोड़ दीजिए। 7 to 8 डेज के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखें वन मोर थिंग, बीकर ए में आप मार्किंग कर लीजिएगा याद रखने के लिए। बीकर ए में आपको सॉइल के साथ में मैन्योर यानी कि खाद का यूज करना है। ठीक है, और जो बीकर बी है उसमें आपको सॉइल के साथ फर्टिलाइजर ऐड करना है। कई सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैं बताऊंगी अभी। और बीकर सी में आपको सिर्फ सॉइल डालनी है, उसमें कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। फिर आप जब 7 to 8 डेज के बाद में देखेंगे, हालांकि इस तरीके से प्लांट तो नहीं निकलेगा, वो सिर्फ अंकुरित हो जाएंगे अच्छे से। तो ये तो मैंने आपके समझने के लिए, याद रखने के लिए आप बनाया है। तो आप देखेंगे ये जो बीकर ए है, इसके प्लांट काफी अच्छे, काफी हेल्दी कंडीशन में होंगे। और जो बीकर बी है, इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, इसका प्लांट काफी ग्रो कर जाएगा। और जो बीकर सी है, इसमें स्लोवेस्ट ग्रोथ होगी। ठीक है, तो अब आपको ये एक शॉर्ट नोट में भी आता है या कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या है। ये आपको काफी आगे हाई लेवल तक भी काम आएगा, इसलिए आप ये टेबल अच्छे से बना लीजिए, इसमें मैं और पॉइंट्स ऐड करूंगी। नाउ वी विल लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ओके, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर मैन मेड होते हैं और वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब कि जैसे केमिकल होते हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लाइक दैट। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, और ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये एक्चुअली जो काउ डंग होता है यानी गोबर, या फिर जो प्लांट रेसिड्यू होते हैं या जो भी बचा कुचा खाना होता है, उसे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और वो अर्थवॉर्म्स वगैरह या कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब मिल करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं।
डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है इसलिए, और वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर मैंने बताया इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, तो ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर जो होते हैं वो फील्ड्स में भी बन जाते हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन। फर्टिलाइजर सॉइल में किसी भी प्रकार का ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं। While manure provides a lot of humus to the soil. Manure जो होता है वो सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल टेक्सचर को बहुत मेंटेन करते हैं। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते ही हैं, तो इसीलिए वो सॉइल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे ना तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है इससे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर तो है नहीं, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं जो फैक्ट्रीज में बने हुए हैं, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को घटा देते हैं। मैन्योर्स मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं। फर्टिलाइजर्स के एक्सेस यूज से क्या होता है, ये सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। सॉइल पोल्यूशन तो आपको समझ आ गया क्योंकि ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं। अब वाटर पोल्यूशन कैसे? इसलिए क्योंकि जब बारिश होती है तो सॉइल काफी बह करके जाती है, या वो पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में सेव हो जाता है जिसका हम यूज करते हैं, या वही पानी नदियों में भी जाता है और उसके साथ में फर्टिलाइजर्स भी चले जाते हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, ठीक है। और मैन्योर्स इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। सॉइल का टेक्सचर कैसा होना चाहिए? टेक्सचर भी क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सॉइल के कण कैसे हैं, पार्टिकल्स कैसे हैं, वो सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स गिव्स बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का इसलिए ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज करने से क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, काफी अच्छी ग्रोथ होती है इसलिए। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। आपको पता है आजकल कॉमर्शियल फार्मिंग का सिस्टम चला है, तो इसलिए कम से कम समय में लोग ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं क्योंकि इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए हमारी सॉइल के लिए क्या बेटर है, तो सॉइल के लिए फर्टिलाइजर बेटर है क्योंकि वो सॉइल को इम्प्रूव करता है, उसकी फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होती है, बट वहां से प्लांट्स डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट्स को सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए हमारी सॉइल में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है। ये सारे बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करते हैं, उसको प्लांट सोल्यूबल फॉर्म में लेते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉइल प्लांट्स मोस्टली किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं, दैट इज नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के फॉर्म में मोस्टली प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप दैट इज इरिगेशन। वाटरिंग द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। जो क्रॉप को एक रेगुलर टाइम के बाद में हम लोग वाटर देते हैं, जो पानी देते हैं, दैट इज नोन एज इरिगेशन। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका यूज करती हैं खाना बनाने के लिए। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ में मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन।
ये जो क्वेश्चन है इरिगेशन का, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और कई बार मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर रेन वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है हमें सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए? वो रेन वाटर से, या वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, आजकल तो डैम्स बनाए जाते हैं और कैनाल्स बनाई जाती हैं, तो ये सारे सोर्सेज हैं वाटर के। नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड जो पहले यूज किए जाते थे, लाइक मोट, दैट इज पुली सिस्टम। आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में जो कुएं होते हैं उसके ऊपर एक ऐसे करके पाइप लगा होता है और उसमें एक पुली बंधी होती है और उससे एक रस्सी बंधी होती है जिसमें बाल्टी लगी होती है और उससे निकाल करके पानी मतलब वो लोग सिंचाई में यूज करते थे। नेक्स्ट इज चेन पंप। लुक, दिस इज पुली सिस्टम। ऐसे ये पुली लगी हुई है, इससे पानी निकालकर सिंचाई, मेड़ बनाई जाती थी खेतों में और सिंचाई के लिए यूज किया जाता था वाटर। दिस इज चेन पंप। ये पानी निकाल करके सीधे खेतों में ट्रांसफर किया जा रहा है। दिस इज ढेकली। ढेकली भी पहले यूज किया जाता था। एंड नेक्स्ट इज रहट। इसे लीवर सिस्टम भी कहते हैं। रहट में एक बैल होता था, वो खींचता था, गोल गोल घुमाता था और पानी निकल के ये रहट गोल गोल चलता था। इसमें बकेट्स जो होती थी उससे पानी सीधा मेड़ में जाता था और वो खेतों में जाता। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा पुराना, सुनते ही रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे। जब रहट चलता है तो बैलों के पैरों में घुंघरू भी बांध देते थे लोग और चर्निंग साउंड जो आता था वो ऐसा लगता था, मतलब उस पे ही देशभक्ति सॉन्ग्स बने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो आजकल यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल एडॉप्ट कई सारे मशीन्स के थ्रू बहुत पहले से मतलब अच्छा हो गया है। दीज मेथड्स हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इनसे वाटर का इकोनॉमिकली यूज किया जा सकता है, यानी कि मतलब एक कम पानी में ही ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स की सिंचाई की जा सकती है। पानी कहा जाता है ना सेव वाटर, तो उसके लिए ये मेथड बहुत ही अच्छे होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के मेथड्स यूज किए जा रहे हैं हमारे इंडिया में आजकल। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। नोट इट डाउन केयरफुली बिकॉज इसका कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस मेथड इज मोस्ट यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। जो ऊंची नीची जगह होती हैं, जहाँ पे ऊंचा नीचा प्लांटेशन होता है, लाइक हिली एरियाज में, तो वहां के लिए ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। आपने ये देखा, ये परपेंडिकुलर पाइप्स अटैच हैं, इसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है, ये एक मेन पाइप से जुड़े हुए होते हैं। एट रेगुलर इंटरवल्स, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसे एक परपेंडिकुलर पाइप जुड़े रहते हैं। When water is allowed to flow with the help of a pump, ये जो मेन पाइप होता है वो किसी कैनाल से, किसी डैम से या किसी वेल से अटैच रहता है और यहाँ पे एक पंप लगा रहता है। जब पंप के थ्रू वाटर को फ्लो करने दिया जाता है, द वाटर कम्स आउट थ्रू रोटेटिंग नोजल्स एंड स्प्रिंकल ऑन क्रॉप। तो वाटर इस पाइप से मेन पाइपलाइन से होकर के हर एक परपेंडिकुलर पाइप से जाकर के और इस रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू स्प्रिंकल होता है। जैसे आपने देखा होगा फव्वारा, तो उसी तरीके से स्प्रिंकल होता है पूरी क्रॉप्स पे। इट इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। लॉन में ये बहुत ही यूजफुल रहता है। एंड कॉफी प्लांटेशन, क्योंकि वो ज्यादातर हिली एरियाज पे किया जाता है। नाउ लुक एट द इमेज। This is a sprinkler system. These are perpendicular pipes which are attached to a main pipeline, and on the top of these perpendicular pipes a nozzle is attached. Next is drip system. In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. इस सिस्टम में क्या होता है, ये जो पाइपलाइंस, ये मेन पाइप से पाइप्स जुड़े रहते हैं,
इनसे डायरेक्टली रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है, तो इसमें वाटर का वेस्टेज सबसे बहुत ही कम होता है, इसलिए ये सिस्टम एक बेस्ट टेक्निक बोली जाती है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स या बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके लिए ये बेस्ट टेक्निक है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप जब जा रहा है डायरेक्टली प्लांट की रूट में, तो इसमें वाटर का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। वेरी यूजफुल वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, लाइक रेगिस्तान, डेजर्ट एरियाज, या जहाँ पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी कम है वहां के लिए ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट इज वीड्स। इस पे आपका कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, और ये आपका प्रिवेंटिंग फ्रॉम वीड्स, ये नेक्स्ट आपका स्टेप भी है। द अनडिजायरेबल प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट्स which grow naturally along with the crops, such undesirable plants are known as weeds. वीड्स क्या होते हैं? ये अनडिजायरेबल होते हैं, ये हम ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आप से ही क्रॉप के साथ में ग्रो हो जाते हैं। जैसे आप गन्ने के खेत में कभी गए होगे तो वहां पे कुछ ऐसे क्रॉप्स, जो कुछ ऐसे प्लांट्स भी अपने आप से उगाते हैं जिनकी नीड नहीं है। इन प्लांट्स को खरपतवार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स, तो ये क्यों हार्मफुल होते हैं अभी ये देखते हैं। वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. जो वीड्स होते हैं ये हमारी क्रॉप प्लांट से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस या लाइट, इन सब के लिए कंपटीशन कर। मान लीजिए एक छोटा सा घर है, तो उसमें अगर 2 बच्चे रहते हैं तो उन्हें पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से खिला पाएंगे, उन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, उन्हें ज्यादा जगह भी मिलेगी। अब अगर उसी छोटे से घर में 5 बच्चे या 8 बच्चे रहेंगे तो उनमें आपस में कंपटीशन होगा ना, और उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, उन पे पेरेंट्स इतना ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरीके से है, जो हमारी क्रॉप प्लांट है, जब उसके साथ में वीड या खरपतवार उग जाते हैं तो वो हमारी क्रॉप्स के साथ में कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए इन्हें हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। दे अफेक्ट द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सम वीड्स आर पॉइजनस एज वेल। कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनको अगर कोई एनिमल खा ले या वो हमारी क्रॉप पे हैं और हम लोग बिना धुले वो क्रॉप खा लें, ईट कर लें, तो क्या होगा? वो पॉइजन हमारे अंदर चला जाएगा, वो बहुत हार्मफुल होता है। जो वीड्स पे जब शॉर्ट नोट आएगा तो आपको ये यहाँ तक पूरा लिखना है। वीडिंग, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। जो खरपतवार होती है उसको हटाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग। इट इज डन बाय, ये बेसिकली कई सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज अपरूटिंग और कटिंग वीड्स फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। जमीन के बिल्कुल पास से, यानी जड़ सहित उन पौधों को, उन खरपतवारों को उखाड़ करके फेंकना है, ठीक है। एंड बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। कुछ वीडीसाइड्स आती है मार्केट में। वीडीसाइड्स आर सर्टेन केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन फील्ड्स टू किल द वीड्स। वीड फील्ड में कई सारे आपने देखा होगा, या मतलब कई फोटोज वगैरह में भी देखा होगा, मास्क वगैरह पहन करके वो स्प्रे करते हैं, एक हजारा टाइप का होता है, उससे वीडीसाइड को स्प्रे किया जाता है, तो वो जो खरपतवार होती हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। वीडीसाइड मीन्स खरपतवार नाशी। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D नीम एक्सट्रैक्ट, नीम का एक्सट्रैक्ट भी एज अ वीडीसाइड यूज किया जाता है। एट्राजीन, नैप्थलीन, एसिटिक एसिड, ये सारे वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। हाँ, मैं आपको ड्रिप सिस्टम का एक अच्छा सा फिगर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पाइप के थ्रू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स में डाला जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये हर एक यहाँ पे डिचेस बनी हुई हैं कई सारी, तो उनमें ही सीधे ये फ्रूट क्रॉप्स होती हैं या गार्डन वगैरह में इस सिस्टम का यूज किया जाता है। ड्रॉप जाता है। मैंने आपको ये जो 7 स्टेप्स बताए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, तो ये आपको लाइन वाइज याद रखने हैं। ये आप गार्डनिंग, जब आप नॉर्मल गार्डनिंग करते हो या प्लांटेशन करते हो तो उसमें भी फॉलो करते हो। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करते हो, फिर सोइंग, तो ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर
इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जब फसल मेच्योर हो जाती है कुछ महीनों बाद तो उसकी जो कटाई की जाती है दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ट्रेडिशनली तो सिकल एक्सेट्रा का यूज करके कटाई की जाती है, जो मैंने बताया था हंसिया, दराती, इन सब का यूज करके। बट आजकल मॉडर्न मेथड्स में आजकल हार्वेस्टर आ गए हैं तो उनका यूज किया जाता है कटाई के लिए। ओके, एक शॉर्ट नोट आता है आपका थ्रेशिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम चैफ इज नोन एज थ्रेशिंग। जो खली होती है या भूसी होती है उससे अनाज को अलग करना, दैट इज द नोन एज थ्रेशिंग। इट इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बाइन। कॉम्बाइन एक मशीन होती है, उसके थ्रू अनाज को भूसी से अलग करते हैं। आप इसी के साथ साथ नोट्स लिखते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। लिखना ज्यादा पड़ रहा है बट ये सारे नोट्स आपके आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे। नेक्स्ट, जो कंबाइन होती है वो एक मशीन होती है। आपने पढ़ा होगा कंबाइन का मतलब क्या होता है। कंबाइन मीन्स जोड़ना। तो ये जो कंबाइन मशीन होती है इसके भी दो फंक्शन है डिफरेंट। पहला है ये एज अ हार्वेस्टर भी यूज किया जाता है प्लस एज अ थ्रेशर भी, यानी ये कटाई में भी यूज होता है और अनाज को भूसी से अलग करने में भी कंबाइन का यूज किया जाता है। फार्मर्स विद स्मॉल लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। जिन किसानों के पास बहुत छोटी सी जमीन होती है वो लोग ये थ्रेशिंग वाला प्रोसेस है ये विनोइंग के थ्रू करते हैं। विनोइंग आपने देखा होगा, एक सूप होता है, सूप में अनाज और भूसी उसको भर के ऐसे ऐसे निछालते हैं, तो उसमें जो भूसी होती है वो तो हल्की होती है, तो हल्की होने की वजह से वो हवा के थ्रू दूर गिरती है जाकर, और जो अनाज होता है वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो वो जस्ट नीचे गिरते हैं। इस तरीके से वो लोग अनाज को अलग करते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। इस पे भी कई बार शॉर्ट नोट आता है तो आप इसे भी लिख लीजिए। आफ्टर 3 to 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crops laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. 3 से 4 महीनों की बहुत कड़ी मेहनत के बाद में हार्वेस्ट का डे आता है, कटाई का डे आता है, तो उस दिन जब वो लोग जो किसान होते हैं कितनी ज्यादा वो लोग मेहनत करते हैं, तो उसके बाद जब वो अपने खेतों में लहलहाती हुई फसल देखते हैं तो वो उनके लिए किसी सोने से कम नहीं है। तो वो देख करके उनके अंदर एक बहुत ही खुशी और बहुत ही एंथुजियाज्म यानी जोश भर जाता है, तो उसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं सब लोग साथ में मिलकर, उसे ही हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। ये इंडिया के हर पार्ट में डिफरेंट नेम से हार्वेस्ट फेस्टिवल को जानते हैं। ओके, द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पीपल सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत जोश के साथ मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू एंड नबन्या। पोंगल केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज। कटाई के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें प्रॉपर स्टोरेज अगर हम नहीं करेंगे तो ग्रेन्स हमारे खराब हो जाएंगे, उनमें फफूंदी लग सकती है या फिर पेस्ट अटैक कर सकते हैं या रैट्स उनको डैमेज कर सकते हैं, तो उनका प्रॉपर स्टोरेज बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कई बार मेटल कंटेनर्स का यूज किया जाता है एंड कई ग्रेनरीज बनाई जाती हैं, जाइलो होते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर नीड टू बी प्रोटेक्टेड सो स्टोर्ड इन क्लीन एंड क्लोज्ड कंटेनर्स। जो लार्ज स्केल पे होता है तो वो ग्रेनरीज होती हैं, जाइलो होते हैं, वहां पे भी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ग्रेन्स शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पेस्ट के अटैक से, जैसे रैट है या मॉइस्चर, नमी, इन सब से बचाने के लिए उनको प्रॉपरली स्टोर करना पड़ता है। एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल्स आर रियर्ड, ब्रेड एंड रेज्ड फॉर मीट, एग्स, मिल्क, फूड, स्पोर्ट्स एंड रिसर्च। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें एनिमल्स को रियर किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, अच्छे से उनकी केयर की जाती है,
कई सारे पर्पज होते हैं जिसके लिए उनको पालते हैं, जैसे मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए, या रिसर्च पर्पज से भी, कई बार स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ एनिमल्स का पालन किया जाता है। तो दैट ब्रांच इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। सम एग्जाम्पल्स आर एज पिसीकल्चर मीन्स फिश का पालन जब करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें मुर्गी पालन इसे कहते हैं। एपीकल्चर ऑल्सो कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री। एपीकल्चर में हनी बी का पालन किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉड लिवर ऑयल दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिवर ऑफ फिश। कॉड लिवर ऑयल फिश के लिवर से ऑब्टेन किया जाता है और ये विटामिन डी एंड विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये हमारी बोन्स के लिए, आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका यूज हार्ट डिजीजेस में भी किया जाता है, और जो स्टमक वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर वगैरह क्योर करने के लिए कॉड लिवर ऑयल का यूज किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट सी गोलियां आती हैं, आपने देखी होंगी येलो सी। ये जो कॉड लिवर ऑयल की जो टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल्स होते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन और एस्थमेटिक पर्सन्स को नहीं लेना चाहिए, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल है। तो यहीं पे ही मैं अपना ये चैप्टर कंक्लूड करती हूँ। मैंने इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं और आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। यहाँ पे देखिए दिखावे वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं। मैं खुद जेएनवी से हूँ और जो प्रद्युम्न सर हैं वो केवी के स्टूडेंट रहे हैं। मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रद्युम्न सर को 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी है, तो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, सफिशिएंट है और आपके लिए आगे भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।